मॉडर्न फिज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये आपको जब फ़ायदा देगा तब जब आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हैं और दोबारा आप रिवाइज कर रहे हैं। हालांकि मैं छोटी छोटी टर्म को अच्छा से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा और ताकि आपको अच्छा से क्लियरिटी आ जाए इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की बातें हैं, कुछ मैं बताना चाहता हूँ इसमें। इंट्रोडक्शन में जैसे कि कुछ इंट्रोडक्शन में बातें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मैक्सवेल का इक्वेशन और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो है, दो चीज़ यहाँ पे देखिए। पहला चीज़ क्या है, मैक्सवेल का इक्वेशन के बारे में बताया गया है कि मैक्सवेल का इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और दूसरा है यहाँ पे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, दो चीज़ें हैं और दोनों यहाँ पे क्या किसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं वेव नेचर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट इस पीडीएफ को आप लोग शॉर्ट नोट जैसे भी यूज कर सकते हैं अपना, और ऊपर से शायद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं भी बने तो आपको यहाँ पे जानकारी थोड़ा होना चाहिए। और कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट आते ही हैं। तो चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा से छोटी बातों को यहाँ से अपने दिमाग में उसको क्लियर करते चलेंगे और नोट में इतना तो लिखते चलेंगे। और कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊँगा चैप्टर के बीच में, उनको भी आपको नोट कर लेना है। अपना कॉपी और पेन रख कर ही स्टार्ट करें चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सवेल का इक्वेशन किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और दूसरा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। अब भैया हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने बताया कि कैसे हम ईएम वेव को जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम ईएम वेव को जनरेट कर सकते हैं। अब क्या आपको पता है कि ईएम वेव का मतलब क्या होता है? ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हो और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट हो। दोनों कंपोनेंट होते हैं। आपको पता होगा ईएम वेव का डिफिनेशन आपने पढ़ रखा होगा कि ईएम वेव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लगभग इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसका प्रोपगेशन जो होगा वो प्रोपगेशन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आपने पढ़ रखा होगा ना, ये वाला फार्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा, E क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि और डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालते हैं हम लोग E क्रॉस बी करके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। इतना बात पता होना चाहिए ईएम वेव के बारे में क्या होता है और ईएम वेव को जनरेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आप बातें पढ़ रखे होंगे, शुरुआत में आपको थोड़ा नॉलेज भी होगा कि ईएम वेव का जनरेशन कैसे होता था। सबसे पहले जैसे कि चार्ज अगर एक जगह है, चार्ज अगर रेस्ट में है, तो वहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता था वो। बहुत अच्छा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक वेव, ये बात पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया है, जिन्होंने बताया है कि कैसे हम ईएम वेव को जनरेट कर सकते हैं, और उसको डिटेक्शन का टेक्निक भी उन्होंने बताया है। तो हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
लगभग ये 19वीं सेंचुरी की बात है। और तब तक मतलब क्या हो रही थी, ये लड़ाइयाँ चल रही थी कि क्या है पार्टिकल नेचर, वेव नेचर क्या है, इसमें बहस चल रहा था। उस टाइम की ये बात है लगभग में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मैं पॉइंट यहाँ पर लाया हूँ, इंट्रोडक्शन से ही खोज कर लाया हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम है सेकेंड पॉइंट की डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे का डिस्कवरी, एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, रोंटजन। रोंटजन साइंटिस्ट ने क्या किया है? डिस्कवरी किया है एक्सरे का, ठीक है। रोंटजन ने एक्सरे का डिस्कवरी किया है। ये लगभग 1895 का बात है। 1895 में रोंटजन ने एक्सरे का डिस्कवरी किया। और एक्सरे का यूज़ तो आपको पता ही है कहाँ होता है, ठीक है, जानते ही हैं एक्सरे क्या होता है। एक्सरे का डिस्कवरी यहाँ पे हो गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे हम टाइमलाइन में बढ़ते हैं। टाइमलाइन में आगे बढ़ते बढ़ते 1895 का बात था, 1897 में चलते जब हम, ठीक है, जस्ट 2 साल के बाद। तो 1897 में जे थॉमसन ने किसका डिस्कवरी किया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, तो साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। और ये डिस्कवरी से मतलब हमें पता चला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको लोगों ने अनुमान लगाया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है? जे थॉमसन ने। किसने किया है? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने और कुछ का आइडिया लगाया है, उन्होंने और कुछ बातें बताई थी। उन्होंने ये बताया, जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये सेटअप आपको याद होगा, कैथोड रे ट्यूब वाला सेटअप याद होगा आपको। एक ट्यूब होता था, ठीक है, जिसमें प्रेशर कितना होता था? काफ़ी कम होता था, 10⁻³ mmHg का होता था क्या। और यहाँ से कुछ रेज निकलती थी कैथोड तरफ से, और यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूब लगा होता था। और यहाँ पे वो जो रे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखते थे कि यहाँ से कुछ ना कुछ चमक आ रही है। और उस जो चमक है, उस चमक को क्या कंसिडर करते थे? कैथोड रे कंसिडर करते थे। तो कैथोड रे का डिस्कवरी जो है किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। किसने किया है? जे थॉमसन ने। और ये जो ट्यूब ले रहे थे, तो इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब ले रहे हैं सेटअप में, इस ट्यूब में क्या कंडीशन होने चाहिए? तो इस ट्यूब में ये तो पहले हैं कि ये क्या होना चाहिए? लगभग में इवैक्यूएटेड होना चाहिए, मतलब कि वे वैक्यूम होने चाहिए। मतलब कि प्रेशर एकदम से कम होना चाहिए, बहुत कम। बहुत कम का मतलब कितना प्रेशर होना चाहिए? 10⁻³ mmHg, काफ़ी कम प्रेशर है। और जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन को निकालने का टेक्निक। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मैं टेक्निक बताऊंगा। उस टेक्निक में आपको ये भी आएगा कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे कुछ गैस थे, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम था। और कितना प्रेशर था? प्रेशर काफ़ी कम था। प्रेशर कितना था? 10⁻³ mmHg। और ये जो लगभग में है, वो 10⁸ वोल्ट पर मीटर के लगभग में है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ जे थॉमसन के बारे में और मैं यहाँ पर बातें बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि कैथोड रे जो निकल रहे हैं, कैथोड रे का स्पीड कितना होता है। तो कैथोड रे के स्पीड का आइडिया किसने दिया? जे थॉमसन ने ही तो दिया। बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक और बात बताया है
चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो का आइडिया जे थॉमसन ने दिया है, और जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास का रेशियो का आइडिया देकर यहाँ से ये बता दिया कि अब आगे जाकर आप इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी निकाल सकते हैं, अगर आपको मास पता हो तो। जो चार्ज बाय मास का जो रेशियो है E/m का जो वैल्यू है वो कितना है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। चूँकि आपको मास पता है कितना होता है 9.1 × 10⁻−31 केजी होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ से मास से आप लोग वहाँ पे हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से इस मास में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे आप लोग चार्ज निकाल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से चार्ज आता है वो आता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पर माइनस का चार्ज आता है। और ये बात किसने बताया? एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैं आगे फिर से आऊँगा इन सब बातों पर। एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में आपसे पूछेगा कि जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने ही डिस्कवरी किया है। उन्होंने कैथोड रे का स्पीड के बारे में आइडिया दिया है कि उसका स्पीड कितना है, और स्पीड देख सकते हैं लाइट के स्पीड से 0.1 to 0.2 टाइम्स है। इन्होंने आइडिया बताया है। और उन्होंने क्या बताया? चार्ज बाय मास रेशियो बताया है कि चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है कैथोड रे का। और चार्ज बाय मास रेशियो देखा गया कि अगर मैं मीडियम में कोई भी गैस ले रहा हूँ तो चार्ज बाय मास रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रे में चेंज नहीं हो रहा है, इस कारण से इस रे को यूनिवर्सल बोला गया। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? तो थॉमसन का मॉडल आपको समझ में आया, कुछ थॉमसन के बारे में पता चला, जे थॉमसन के बारे में। अभी मैं कुछ और बातें बताया हूँ, उसको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने और क्या बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ पर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी और एक्सरे का डिस्कवरी। एक्सरे का डिस्कवरी रॉन्टजन ने। चूँकि मैं दोबारा चल रहा हूँ इस कारण से आपको कुछ ना कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बातें चलते हैं चार्ज कैसे निकालना है। और चार्ज कैसे निकालना है मैं थोड़ा देर पहले बता चुका था। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मिल्कन। साइंटिस्ट मिल्कन का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम क्या है? मिल्कन। और मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने क्या बताया कि चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। ठीक है, जब हम पता कर लेते हैं कि E/m रेशियो कितना है, तो E/m का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास। चूँकि हमें मास पता है तो चार्ज नहीं पता चल जाएगा यहाँ से। तो चार्ज पर यूनिट मास को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं। तो जब आपको टर्म यूज किया जाएगा कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे का इतना है, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है E/m रेशियो। तो आप लोग यहाँ पे नोट में आप लोग ऐड कर लीजिए कि E/m जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास E/m। ओके, बहुत अच्छा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन अब जब दोबारा पढ़ रहे होंगे तो ये चैप्टर आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। तो यहाँ से कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें ख़त्म होती हैं। अब हम चलते हैं, चूँकि चैप्टर का नाम क्या है? जो चैप्टर का नाम मॉडर्न फिजिक्स है, और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में हम लोग 2-3 चैप्टर हैं पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे डुअल नेचर वाला एक चैप्टर है, और एक पढ़ना होगा हमें एटॉमिक, और एक पढ़ना होगा न्यूक्लियर। ये 3 चैप्टर आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। इसमें हमको कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। मेन जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक वाला होता है, बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
निकालने का जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का टेक्निक कितने हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का टेक्निक यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 3 टेक्निक। 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हम करवा सकते हैं किसी भी सरफेस के द्वारा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, बहुत हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या निकल सकता है इलेक्ट्रॉन? क्या निकल सकता है इलेक्ट्रॉन? हाँ, निकल सकता है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है किसी भी सरफेस से। तो वहाँ पे जब हीट प्रोवाइड कराकर हम लोग इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है थर्म आयनिक इमिशन। थर्म आयनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है कैसे करवा रहे हैं? हीट करके, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी को प्रोवाइड करके। बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फील्ड इमिशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकेंड पॉइंट क्या है, फील्ड इमिशन। और चूँकि मैं वो ट्यूब वाला जो बातें बता रहा था याद होगा आपको, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड किए थे आपको याद है कि बहुत ज़्यादा ले रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बताया था कितना का, लगभग में 10⁸ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का था वो। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? तो यही है फील्ड इमिशन। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ से भी प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे थर्मायनिक इमिशन। थर्मायनिक इमिशन में क्या कर रहे हैं कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और हीट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है। थर्मायनिक इमिशन पढ़ लिए। इसके बाद फील्ड इमिशन देखते हैं। फील्ड इमिशन में यहाँ पे देखिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर का रेंज का ऑर्डर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही मेन है। मेन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही मेन है। मतलब तीनों केस में थर्मायनिक इमिशन में क्या होता है कि थोड़ा सा हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, नहीं निकलता है। और थोड़ा हीट करते हैं, निकलता है, नहीं निकलता है। लेकिन और ज़्यादा हीट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। उस प्रकार से फील्ड इमिशन में भी है। अगर कम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो नहीं निकलता है, और ज़्यादा करेंगे तो निकलेगा, और ज़्यादा करेंगे निकलेगा। मतलब कि एक स्पेसिफिक रेंज के बाद ही निकल रहा है। तो जिस रेंज के बाद वो निकल रहा है ना, जितना एनर्जी देने के बाद वो जो रेंज है, उस बैरियर है, उस बैरियर को ही बोला जाता है वर्क फंक्शन। यानी कि आप उतना एनर्जी कम से कम दीजिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तभी निकलेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा होगा तो नहीं, उससे कम होगा एनर्जी, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी होगा तो नहीं निकलेगा। आपको उतना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, आपको उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, आपके पास उतना एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में फोटोन का वैल्यू जो है, फोटोन का जो एनर्जी है उतना होना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छा। तो कुछ टर्म मैं यहाँ से आपको पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ, आपको इसको सोचना है क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट डू यू मीन बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आखिर मीनिंग क्या है? क्या आप लोग ऐसे हवा में तो नहीं बोल रहे हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे पहले बता सकते हैं आप कि ये यूनिट किसका है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो भाई आप डाटा बता रहे हैं, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। मीनिंग क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी प्रोवाइड करो कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस पे
पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसको इतना एनर्जी प्रोवाइड करो कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस के बैरियर को पार करे। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the energy gained by an electron when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 पोटेंशियल डिफरेंस से आप उस बैरियर को पास करना है, तब वहाँ पे आता है मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और एक प्रकार का एनर्जी है जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होता है, जूल में अगर निकाल रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होता है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझ में आ गया। छोटा टर्म था, आप पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं था, ये टर्म आपको पता नहीं था, केवल आप डाटा याद कर रखे थे, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन 1 पोटेंशियल डिफरेंस। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 पोटेंशियल डिफरेंस, या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल बैरियर है, वो कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तब। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब, या तो आप 3 इलेक्ट्रॉन ले लें और 1 पोटेंशियल ले लें, या तो 3 पोटेंशियल लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हवा में तो नहीं उड़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, हवा में नहीं उड़ने देना, मैं काफ़ी आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को सीखते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट इमिशन क्या होता है, थर्मायनिक, कैसे हुआ पता चल गया। सेकेंड है फील्ड इमिशन, और थर्ड पॉइंट जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को हमने अच्छे से पढ़ना है, और हम लोग पढ़ेंगे इसको, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को। और केवल एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में एनसीईआरटी में भी बताई गई हैं, और एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से आते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से ही आते हैं। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मैं कुछ इंट्रोडक्शन में दे देना चाहता हूँ। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ लाइट से रिलेशन है। तो लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगा, ठीक है, और लाइट्स किसी सरफेस से पड़ेगा, और वहाँ से किसका इमिशन होगा, क्या चीज़ निकलते हैं वहाँ से। जैसे कि किसी सरफेस पे अगर यहाँ से ऐसे लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। लेकिन इस लाइट के पास सूटेबल एनर्जी होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस लाइट के पास सूटेबल एनर्जी होना चाहिए, तभी वो निकलेगा। और सूटेबल एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होना चाहिए। तो एक फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 फोटोन जो है, 1 फोटोन के पास उतना एनर्जी होना चाहिए ताकि उसका वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके। तो आपको अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से किसी सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना है वहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सूटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या डालना पड़ेगा, आपको लाइट डालना पड़ेगा सूटेबल फ्रीक्वेंसी का। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो वहाँ पे नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं इस बारे में यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में फिर से पढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, एक है हर्ट्ज, दूसरा लिनार्ड और तीसरा आइंस्टाइन। 3 साइंटिस्ट हैं
और तीनों के बारे में यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिस्कवरी किसने किया। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिस्कवरी किसने किया, ये बातें बहुत कम ही बताई जाती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ भी बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिस्कवरी किसने किया। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिस्कवरी जो है वो हेनरिच हर्ट्ज़ ने किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया। और कैसे किया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे किया इन्होंने, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था। इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम अल्ट्रावायलेट रे डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा था कि हर्ट्ज़ का एक्सपेरिमेंट किया था। तो हर्ट्ज़ का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखिए कि उन्होंने क्या किया कि अल्ट्रावायलेट रे को यहाँ पे डाला मेटल पे, और अल्ट्रावायलेट रे को कैसे प्रोड्यूस किया होगा। तो प्रोडक्शन यानी कि अल्ट्रावायलेट रे क्या किस प्रकार का रे है, एक प्रकार का ईएम वेव ही तो है। और ऊपर में मैं बता चुका था कि अल्ट्रावायलेट रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका प्रोडक्शन जो है और डिटेक्शन का टेक्निक किसने बताया है, वही हेनरिच हर्ट्ज़ ने बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने ईएम वेव को जनरेट किया। ईएम वेव जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे को जनरेट किया। कैसे जनरेट किया, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह से स्पार्क वगैरह करके, स्पार्किंग वगैरह करके किसी भी प्रकार से उन्होंने जनरेट किया है। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो आपको एनसीईआरटी का पैरा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, और मैं तो कहता हूं कि शुरुआत टाइम चल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। लास्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ने को आपको टाइम नहीं मिलता है, तो शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को जान सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। आपको फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा फील करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। केवल बस डाटा है, डाटा याद कर लिए तो थोड़ा वैसे नहीं चलता है। जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उसको कायदे से पढ़ना पड़ता है। हाँ, जब दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो हाँ हम डाटा वो करेंगे, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है वो करेंगे। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए कि हाँ हर्ट्ज़ ने क्या किया होगा भाई ईएम वेव प्रोड्यूस करने के लिए। मैं उस टाइम तो एक्सप्लेन नहीं किया था, और मैं आपसे इस बार सवाल भी पूछ रहा हूँ कि हर्ट्ज़ ने आखिर कैसे ईएम वेव को प्रोड्यूस किया होगा, कैसे जनरेट किया होगा, और वो क्या टेक्निक लगाया होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता है? नहीं आता है तो ये सवाल आना चाहिए। तो वही हर्ट्ज़, और आगे जाकर उन्होंने क्या किया, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में देखिए यहाँ पे, तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इन्होंने डिस्कवरी किया ना, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन का डिस्कवरी किया, वहाँ पे ईएम वेव को जनरेट किया भाई। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ईएम वेव को जनरेट भी किया, डिटेक्शन का टेक्निक भी लगाया। ईएम वेव को जनरेट करने के बाद उन्होंने ये दिखाया कि भाई अल्ट्रावायलेट रे को उन्होंने डाला। अल्ट्रावायलेट को रे को अगर जब वो डाले सरफेस पे तो वहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हर्ट्ज़ ने कितना काम किया है। ये हर्ट्ज़ का ही ऑब्जर्वेशन था शुरुआत में। ये ऑब्जर्वेशन जो था वो हर्ट्ज़ का ही था। हर्ट्ज़ कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे। आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे फेमस साइंटिस्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे हर्ट्ज़ जो है, हर्ट्ज़ का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में कितना ज़्यादा है। पहला काम उन्हीं का था भाई, तो इसलिए आप उनको भूले नहीं। और हर्ट्ज़ का नाम आपके मुंह पर नहीं आता है ये चैप्टर पढ़ने के टाइम में, ठीक है। टीचर लोग भी यहाँ पे जोर नहीं देते हैं, वो लोग आइंस्टाइन के बारे में बताते हैं केवल, और केवल आइंस्टाइन के बारे में बताते हैं और उनके इक्वेशन के बारे में बताते हैं। लेकिन चूँकि हमें सब कुछ जानना है, छोटी छोटी बातों को जानना है,
हाँ, चूँकि मैं सब कुछ नहीं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी कुछ बता दे रहा हूँ। सब कुछ जानना है आपको, हर एक छोटी बातें जानना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत फेज में हैं तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, और लास्ट फेज में हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत आप पढ़ रहे हैं, टाइम है अगर आपके पास, एग्ज़ाम अगर आपके पास 10 महीने 8 महीने दूर हैं, 12 महीने दूर हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इस पे लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सप्लेन किया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को। तो आपसे पूछेगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिस्कवरी किसने किया, तो हर्ट्ज ने किया। एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किसने किया, लिनार्ड ने किया। और उसको मैथमेटिकली प्रूफ किसने किया, मैथमेटिकली एक्सप्लेन किसने किया, तो साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन। क्या आइंस्टाइन ने ही तो बताया है ना कि जब हम कुछ सूटेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में जाता है, और कुछ एनर्जी जो है वो हमें क्या निकलता है, मिलता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं फिर। तो ये एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ जो है वर्क फंक्शन में जा रहा है, और वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, और जो बाकी जो एनर्जी है बचा है वो किस में जा रहा है, बाकी जो एनर्जी बचा है वो कहाँ पे जा रहा है, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। बहुत अच्छा। तो आइंस्टाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन आपको पता ही होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे मेटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के हैं ना, देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक में फर्स्ट वाले जो एटम हैं, देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम वाले, ऐसा होता ना लीना की रब से फरियाद वाला, वो जो फर्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर आपको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना होगा, आपको करवाना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हो जा रहा है। केवल और केवल हम विजिबल लाइट डाल रहे हैं, तो यहाँ से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जा रहा है, यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जा रहे हैं केवल और केवल विजिबल लाइट डालने पे। और देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम में अगर हमको वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को इमिशन करवाना है तो हमें यूवी रेज डालना पड़ेगा उनमें। और चूँकि हमें पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रे है, अल्ट्रा वायलेट का रे का जो एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अल्ट्रा वायलेट रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अल्ट्रा वायलेट रे का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, पता है आपको? एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, पता है आपको? तो क्या आपको पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? बहुत अच्छा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी 3 ऐसे मेटल हैं, यहाँ पे 3 मेटल का यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है। तो 3 ऐसे मेटल हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यूवी रेडिएशन में। और जब आपको पता होगा कि यूवी में अगर रिस्पॉन्ड कर ही रहा है तो गामा में तो ऑफकोर्स करेगा ही। क्यों गामा में करेगा? क्योंकि गामा का एनर्जी और ज़्यादा है। आपको तो ट्रिक याद है ना, गामा एक्स यू वी आई एम स्मार्ट।
यानी कि गामा एक्स यू वी आई एम एस बांड। ट्रिक याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है किसका रहता है, गामा रे का रहता है। बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट देख लिया है। आइंस्टाइन का भी इक्वेशन देख लिया, लिनार्ड का एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा। एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन किसने किया, लिनार्ड ने किया। और हर्ज का ऑब्जर्वेशन भी हमने पढ़ा। तो 3 चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने किया है। अभी जस्ट मैं पहले बताया हूँ, देखिए ऊपर में यहाँ पे मैं बता रखा हूँ। एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर, यहाँ पे इसमें सक्षम कौन हुए हैं, लिनार्ड हुए ना है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, देखिए यहाँ पे। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे देखिए सन है। सन से यहाँ लाइट जा रहा है, कहाँ पे, कैथोड पे जा रहा है ना। कैथोड बोल सकते हैं या कलेक्टर बोल सकते हैं। कैथोड को कलेक्टर बोलते हैं, कैथोड को इमिटर बोलते हैं। कैथोड, ये जो है, ये कैथोड वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है यहाँ, ये इसको बोलेंगे इमिटर। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इसको बोलेंगे कलेक्टर। क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है ना, ये इमिट करेगा, ये कलेक्ट करेगा। और यहाँ से क्या पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी का, सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ रहा होगा, एच म्यू। ये लाइट पड़ रहा होगा, यहाँ से क्या निकला, ये फोटो सेंसिटिव कुछ मेटल होगा, जैसे कि सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस प्रकार के कुछ होंगे। यहाँ से निकला, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे जाकर ये क्या हो गया, यहाँ पे कलेक्ट हो गया। जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 वायर हैं, देखिए ऐसे यहाँ से एनोड से जुड़ा हुआ है। तो कभी आप इस वायर को इससे जोड़ सकते हैं, ये कभी इससे जोड़ सकते हैं, कभी इस वायर को इससे जोड़ सकते हैं, कभी इससे जोड़ सकते हैं। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटर। क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटर। और कॉम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, तो कॉम्यूटेटर क्या करता है, कॉम्यूटेटर जो है वो कैथोड और एनोड का जो पोलैरिटी जो है ना, वो रिवर्स कर देता है। कभी इसको कैथोड बना देगा, कभी इसको एनोड बना देगा, कभी इसको एनोड बना देगा, कभी इसको कैथोड बना देगा। यानी कि पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। तो कॉम्यूटेटर क्या होता है, तो कॉम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कैथोड और एनोड के पोलैरिटी को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वोल्ट मीटर में प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ से जो करंट निकलेगा, हमें उस करंट को क्या बोलेंगे, फ़ोटो करंट बोलेंगे। और जो फोटो करंट होगा, वो फोटो करंट का जो मेजरमेंट होगा कितना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट देख रहे हैं, यूनिट पे ध्यान दीजिए, माइक्रोमीटर। तो फोटो करंट जो सर्किट में होता है किससे नापा जाता है, माइक्रोमीटर से। यानी कि काफ़ी कम करंट है भाई, काफ़ी कम करंट है, ठीक है। माइक्रोमीटर से नापा जाता है, माइक्रो एम्पियर का करंट है, माइक्रोमीटर से नापा जाता है। समझ रहे हैं बात को, कितना कम करंट है, माइक्रोमीटर से नापा जा रहा है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में करंट है। और जो वोल्ट मीटर है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं कितना का है, तो इसको वोल्ट में हम लोग नाप रहे हैं। तो इस बात को आपको समझ रहे होंगे, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ है, कैसे यहाँ ये क्या है, एनोड है। एनोड को क्या बोलते हैं,
कलेक्टर, ये क्या है? कैथोड। कैथोड को क्या बोलते हैं? इमीटर। कैथोड किसका बना है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल में क्या ले सकते हैं? कुछ मेटल ले सकते हैं। आसान कौन सा मेटल होता है? जब ज़्यादा प्रीफरेंस किसको देते हैं? तो सीजियम को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। ओके, प्रेफरेंस अगर पूछेगा तो सीजियम को ज़्यादा देंगे, क्योंकि सीजियम से आसानी से निकल जा रहा है ना। देख रहे हैं कहाँ पे आ रहा है? लिथियम, पोटेशियम, इसके बाद सीजियम आ रहा है, तो सीजियम को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे कम्यूटेटर के बारे में लिखा गया है। कम्यूटेटर का काम क्या है? तो कम्यूटेटर का काम क्या है कि कैथोड और एनोड का जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स करना उसका काम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑन फोटो करेंट। तो फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो सनलाइट हम प्रोवाइड करा रहे थे मेटल पे, उसका एक इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं? तो इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है उसका? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और नेचर ऑफ मटेरियल क्या ले रहे हैं, तो इस पे फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोटो करेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको पता करना चाहिए। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को अगर बढ़ाते हैं तो अब फोटो करेंट यहाँ से भी बढ़ेगा। यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि इधर फोटो करंट है, इधर क्या है? इंटेंसिटी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या फ्रीक्वेंसी के साथ भी ऐसा ही है फोटो करंट के केस में? नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा नहीं है। फोटो करेंट में फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वाला रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो केवल और केवल वो इलेक्ट्रॉन को इमिशन करवा रहा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्या बता सकते हैं इंटेंसिटी को? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है, ध्यान से सुने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का रिलेशन आपने देख लिया, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख लिया, बहुत अच्छा। नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी। क्या? तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमें ये समझ में नहीं आया, क्या बता सकते हैं? क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ही होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को पर सेकेंड बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को पर सेकेंड बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पता होना चाहिए। ये चारों चीज़ है, चारों पर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर इफेक्ट ऑन फोटो करंट लिखा हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताऊँगा इफेक्ट ऑन, यही फोटो करंट की जगह मैं यहाँ लिख दूँगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप मान सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो इक्वेशन है वहाँ पे आप लोग देख लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का इन चारों चीज़ों से कैसे वेरी करा रहे हैं, क्या प्रभाव है,
नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले कि इफ़ेक्ट ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक आपको पता होगा कि अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी देते थे तभी तो वहाँ से इमिशन हो रहा था। मेटल पे अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहे थे तभी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा था क्या। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी देंगे तभी तो निकलेगा। बहुत अच्छा। तो अगर मैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को इमिशन होगा और बाकी जो एनर्जी हो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाएगा। तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना, आप उसको इनडायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एच म्यू क्या है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे वर्क फंक्शन में चल जा रहा है, कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में निकल रहा है। तो इस सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो म्यू का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, म्यू नोट से ज़्यादा होना चाहिए। म्यू का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन म्यू नोट से ज़्यादा होना चाहिए। वो जो इक्वेशन है आइंस्टाइन वाला, उसमें आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किससे, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना होगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को यहाँ पे देखिए टर्म यूज किया जा रहा है रिटार्डिंग पोटेंशियल। यहाँ पे देख रहे हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ा रहा हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और घटा रहा हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घट रहा है, और कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी इमिट होगा, उसको रोकने के लिए उतना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन के पास, उसको रोकने के लिए हमको उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। वैल्यू देखिए ज़्यादा है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का, लेकिन किस में है, साइन किस में है, निगेटिव में है, चूँकि ये रिटार्ड कर रहा है, चूँकि ये रोक रहा है क्या। सब तो समझ में आ गया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपको मीनिंग पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, उसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऐसे पढ़े थे, सेटअप पढ़े थे। यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे एनोड था, ठीक है। और यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, निकलते निकलते यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल लगा दूँ इधर से, ठीक है, इधर से, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव वाला इधर निगेटिव वाला, तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर से जा रहा है इसको रोकेगा वो। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो है इसको रोकने के लिए जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे बैरियर जो लगा रहे हैं बड़ा वाला, ये बैरियर रोकने के लिए जो लगा रहे हैं, यही बैरियर को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो मिनिमम बैरियर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू the minimum negative potential given to plate A, the minimum negative potential given to plate A for which photocurrent stop। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, the minimum negative potential given to A, पॉइंट A और C दो बताए थे ना, तो ए पर हम मिनिमम कितना दें ताकि वो यहाँ से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दे, या तो उस सर्किट में
जो करेंट है वो फ्लो नहीं करे, उस कंडीशन को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा? निगेटिव में ना। बहुत अच्छा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बातें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, दो मेटल हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ दिया गया है। देख रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? इधर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो ग्राफ है, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है कैसे स्ट्रेट लाइन है। ये बात पता है आपको? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये बात पता है आपको? ठीक है। अलग अलग मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू अलग होगा और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा। क्या? अलग अलग मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू अलग होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा, क्योंकि अलग मटेरियल का नेचर अलग है। अलग मटेरियल का नेचर अलग है। दो प्रकार के मेटल दिए हैं, तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन दिया गया, यहाँ पर पढ़ना है आपको। चलिए ठीक है। यहाँ पर कुछ आइंस्टाइन के थ्योरी, यहाँ पर किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे आइंस्टाइन का कुछ थ्योरी है, यहाँ पे इस देखेंगे। सबसे पहले क्या है? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम थ्योरी में क्या कहता है? क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन वाला क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? अच्छा, ये मैं नहीं बताया हूँ क्या? हाँ देखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देख लीजिए जो करंट है ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो फोटो करंट जो का रिलेशन कैसा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे जो फोटो करंट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइंस्टाइन के बारे में अब चलते हैं, चूँकि मेन जो साइंटिस्ट हैं मैथमेटिकली जिन्होंने प्रूफ किया है वो आइंस्टाइन ही हैं। और उन्होंने कुछ बात बताई है, उन्होंने कुछ थ्योरी दिया है। वो क्या बताया है? उन्होंने ये बताया कि जो एक फोटोन है वो इंटरेक्ट किससे करता है? वन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। ये बात पता है? वन फोटोन किससे इंटरेक्ट करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। और फोटोन का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब फोटो जैसे टाइम डिले जो है, ठीक है, टाइम डिले जो है वहाँ से फोटो उस पर जा रहा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो हो रहा है, दोनों के बीच में जो टाइम डिले है वो टाइम डिले कितना है? काफ़ी कम है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे 10⁹ सेकेंड। ये नैनो सेकेंड की बात कर रहे हैं। नैनो सेकेंड समझ में आता है आपको? नैनो सेकेंड समझ में आ रहा है? नैनो सेकेंड है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखिए कुछ इक्वेशन देखिए यहाँ पे, एनर्जी इक्वल टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फाई नोट, और फाई नोट क्या है? यही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला है। फाई नोट को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फाई नोट इज इक्वल टू, केवल फाई नोट को मैं लिख रहा हूँ, h म्यू नोट लिख सकते हैं। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी है, समझ गए? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई नोट। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ, यहाँ पर देख लीजिए वर्सेस म्यू के वर्सेस ग्राफ दिखिए। तो यहाँ पे आप ग्राफ जब देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? जब आप यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, जब इसको और तोड़िए आप लोग, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इधर लिख लिए ई माइनस फाई नोट, और फाई नोट को ऐसे लिख लीजिए एच म्यू नोट लिख लीजिए। ये क्या है? एच म्यू है। ठीक है, एच म्यू न है, ये एच म्यू है। तो ये क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे देखिए म्यू है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर क्या? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ आता है वो क्या होता है?
स्लोप जो होता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है, और स्लोप देखिए यहाँ पे एच आ रहा है स्लोप, बहुत अच्छा। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, यही तो वाई इंटरसेप्ट है, यही तो वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू किस में, निगेटिव में है, तो यही तो एच म्यू नॉट है यहाँ से यहाँ तक। क्या समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू इसमें किस में है, निगेटिव में। और एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, म्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे म्यू नॉट बोला जाता है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू बढ़ रहा है। शुरुआत में देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में था, नेगेटिव में था। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये क्या है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो ग्राफ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ है सेम है, सेम है ना, सेम है। ठीक है, जब यहाँ पे आप लोग इसके जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के जगह आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए भी नॉट, क्या ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख लिए। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच म्यू, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट। और हमें जो ग्राफ बनाना है इसके रिस्पेक्ट में बनाना है, तो वी नोट जो है, वी नोट को लिखना होगा तो ई को इधर लेके आएंगे नीचे में, तो जो यहाँ से स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, एच बाई ई नहीं बनेगा। तो स्लोप जो बना है यहाँ से एच बाई ई बना है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी तो म्यू नोट ही है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं अच्छा से यहाँ पे लिख रखा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव नोट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ए वी नोट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, और यहाँ वी नोट इज इक्वल टू एच बाई ई वी और फाइव बाई ई। और ये जो है ये क्या है, इंटरसेप्ट है, ये वाला ये वाई इंटरसेप्ट है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। और मैं यहाँ पे जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, और वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई 1 वाट। 1 वाट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई 1 वाट। वन वाट का मतलब क्या होता है, वाट किसका यूनिट है, वाट किसका यूनिट है, पावर का। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, पावर। हाँ, तो पावर का यूनिट है वो ना, तो आपको 1 वाट का मतलब पता होना चाहिए। 1 वाट का मीनिंग है, आपको खोजना है, पता करना है कि 1 वाट का से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो डी ब्रोगली है। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, मैटर वेव वाला है, इसका कुछ हाइपोथेसिस है। कुछ हाइपोथेसिस क्या है, तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था, इन्होंने क्या बताया था कि जब क्या है, जैसे कि आप जब बातें छिड़ रही थी इधर कि जो फोटोन है, तो फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है, क्योंकि इससे तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है तो पार्टिकल नेचर को भी बता रहा है, और लाइट जो है उसका वेव नेचर भी है। तो जब वो बोले कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसका जब पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल नेचर का वेव क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बताया कि इन्होंने बताया कि जो भी पार्टिकल है उसका वेव नेचर भी हो सकता है, और जो वेव है वो उसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है, लेकिन शर्त यही है कि जो पार्टिकल का जो साइज़ है काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात है। यहाँ पे देखिए मैटर वेव के बारे में, मैटर वेव ने कुछ यहाँ पर देखिए डी ब्रोगली कुछ बातें बताते हैं, यहाँ पर कुछ बातें हैं उसको जानना चाहिए कि लाइट है डुअल नेचर, दोनों प्रकार के नेचर हैं, एक वेव नेचर दूसरा पार्टिकल नेचर। और यहाँ पे देखिए कुछ बात है यहाँ पर बोल रखे हैं इन्होंने कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ रेडिएशन। यूनिवर्स में हर एक चीज़ रेडिएशन से बना हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक सिंगल पार्टिकल जो है, प्रत्येक पार्टिकल जो है वो रेडिएशन का पार्ट है। क्या, जब देखिए यहाँ पर यूनिवर्स में हर एक चीज़ रेडिएशन का बना हुआ है और प्रत्येक पार्टिकल जो है वो रेडिएशन का पार्ट है,
तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेडिएशन शो डुअल नेचर, देन मैटर मस्ट शो डुअल नेचर। जब रेडिएशन डुअल नेचर शो कर रहा है तो मैटर को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि ये वैलिड है किस पे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल पे। ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बताया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कुछ इन्होंने बताया, वेवलेंथ बताया। डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू कितना होता है, h/p होता है। और h/p क्या होता है, h/p। और p यहाँ पर क्या है, p मोमेंटम है ना, और p क्या है, मोमेंटम है यहाँ पे h/p। और h अपॉन में √2mke, इसको लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं। q का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, q भी लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को लिख दिए। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 3mkt लिख सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको पता चल गया, बहुत अच्छा। इसके बाद बोर का क्वांटाइजेशन क्या होता है, बोर का क्वांटाइजेशन यहाँ पर नियम है। बोर का क्वांटाइजेशन इसको आगे वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्मल फार्मूला पढ़ लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है। और 2πr इज इक्वल टू n लेमडा। ये बोर का क्वांटाइजेशन है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और ये वाला टर्म को भी, ये भी टर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं ऊपर से भी एक सुपरफिशियल बातें बताया हूँ केवल। आप ये मत समझ लें कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं न्यूमेरिकल अभी लेकर आऊँगा, न्यूमेरिकल वाला नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, और उसमें छोटी छोटी बातों को काफ़ी कायदे से मैं बताऊँगा। और इस चैप्टर में छोटी छोटी और बातें हैं उसको मैं बताऊँगा। हालांकि मैं जितनी भी बातें थी लगभग मैं बताने का ट्राई किया है। एक बार आप लोग NCERT के पॉइंट पढ़ेंगे, और ये जो नोट हैं आपके काम के हैं, इसको आप लोग अपना अच्छा से रिवाइज करेंगे। अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट, मेरे से मांग भी सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं इसको यूट्यूब में ही अटैच कर दूंगा कुछ दिन के बाद। चलिए, थैंक यू, वेलकम टू रोड द।